गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विगत कक्षा में हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था के मूल अधिकार पर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। सबसे पहले क्लास में मैंने प्री से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने उसको डिटेल में एक आर्टिकल को एक्सप्लेन किया था और उसको करंट से जोड़ के आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। मेरा प्रयास यही रहता है कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़, जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊँ पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँ और फिर उसके बाद आपको उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मित्रों, आज का टॉपिक है सिर्फ आर्टिकल 32 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम आर्टिकल 32 पर बात करेंगे और आर्टिकल 32 पर बात करने के बाद आज का अंक यहीं समाप्त कर दूंगा। और कल मुझे लखनऊ जाना है, कुछ बच्चों के एनसीईआरटी वगैरह लाना है और मीटिंग के लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। तो कल का वीडियो शायद आप लोगों तक ना पहुंच पाए। मे बी लखनऊ में मैं रहूंगा तो ऑनलाइन में आप लोगों से एक बार रूबरू होऊंगा ज़रूर। तो ज़्यादा देर न करते हुए आर्टिकल 32 पर आज हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। एक एक रीट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग उसको नोट करते चलिए। तो आइए चलते हैं आर्टिकल 32 की तरफ। उसमें रेटों के प्रकार दिए हैं, टाइप ऑफ रेट। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको बोलते हैं हॉबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर धारण करना, अर्थात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। यह रिट राज्य व व्यक्तियों दोनों की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध किसी व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित किया जाना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति ऐसी कार्रवाइयों के विरुद्ध मुआवजे की मांग कर सकता है। नंबर 2, परमादेश मैंडमस। यह रिट दो प्रकार से जारी की जा सकती है। नंबर 1, न्यायिक। नंबर 2, सार्वजनिक। न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकारियों दोनों के प्रयोजनों से ऐसे लेख जारी किया जा सकते हैं कि रिट राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। परमादेश के रिट से निजी अधिकारों को क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता है। नंबर 3, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह रिट न्यायिक व अर्धन्यायिक निकायों पर जारी की जा सकती है। यह रिट उच्च न्यायालय उन्हें जारी करता है। यह रिट न्यायिक व अर्धन्यायिक निकायों को उनके क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकता है। नोट कर लीजिए, परमादेश व प्रतिषेध में सिर्फ इतना अंतर है कि परमादेश रिट न्यायिक व प्रशासनिक दोनों निकायों पर लागू होता है और प्रतिषेध केवल न्यायिक निकायों पर लागू होता है। मैं एक बार फिर से इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। परमादेश व प्रतिषेध में सिर्फ इतना अंतर है कि परमादेश रिट जो होता है वो न्यायिक व प्रशासनिक दोनों निकायों पर लागू होता है और प्रतिषेध केवल न्यायिक निकायों पर ही लागू किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे उत्प्रेषण की। यह भी एकदम प्रतिषेध की तरह ही होता है। यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों व न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार को समीचीन प्रयोग करने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपने क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करें जो उसके अंडर में हो। उत्प्रेषण एक बार फिर से देख लीजिए, यह भी एकदम प्रतिषेध की तरह का ही रिट है। यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों व न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार को समीचीन प्रयोग करने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपने क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करें जो उनके अंडर में हो। अगला रिट है अधिकार प्रेक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ है कि क्या अधिकार है, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। यह रिट इसलिए जारी होता है कि सार्वजनिक पद पर कार्यरत व्यक्ति क्या इस पद पर काम करने योग्य है या नहीं। इसके लिए अधिकार प्रेक्षा जैसे रिट को जारी किया जाता है। नोट कर लीजिए, संविधान में रिट जारी करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह न्यायालय के निर्णय के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब मूल अधिकार के कुछ अपवाद हैं, उन पर मैं बात करना चाहूँगा। अब अनुच्छेद 31A को देखें तो हम इसमें यह कह सकते हैं कि मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 को किसी न किसी सीमा तक शून्य कर देता है। आखिर यह अनुच्छेद ऐसा कैसे कर सकता है। अनुच्छेद 31A संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। किसी संपदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों या उनमें परिवर्तन के लिए। नंबर 2, किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा ले लिया जाना। नंबर 3, किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने का या उसे प्राप्त करने के प्रयोग से राज्य द्वारा प्रयोजित किया जाता है। अनुच्छेद 31 खा कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। आर्टिकल 31B 9वीं अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। इस तरह अनुच्छेद 31B का क्षेत्र अनुच्छेद 31A से ज़्यादा बड़ा है या विस्तृत है। अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को मूल अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है, फिर चाहे विधि अनुच्छेद 31A में उल्लिखित 5 श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो या नहीं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था
कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है। 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची सम्मिलित विधियों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 या 21 या इसके मूल रूप का उल्लंघन करते हों। अनुच्छेद 31C, 31C कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी कुछ विधि जो भाग 4 में अधिकथित सभी या किन्हीं तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली हैं, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएंगी कि वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या छीनती हैं या न्यून करती हैं। अनुच्छेद 31D, 31D राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति। संविधान के 43वें संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निरसित अनुच्छेद 32A, अनुच्छेद 32 के अधीन राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर कार्रवाइयों में न विचार किया जाना। 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 3 द्वारा इसको हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। आर्टिकल 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को लागू होने के रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। सशस्त्र सैनिक बलों में अनुशासन बनाए रखने एवं कर्तव्यों को अधिरोपित करता है। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन किया जाता है। आर्टिकल 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान भाग 3 के बाहर के कुछ अधिकार हैं। भाग 3 के मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य भागों में अन्य अधिकार वर्णित हैं। इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार कहा जाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए गैर मूल अधिकार, जैसे भारत के प्राधिकार के बिना किसी कर संग्रहित न किया जाना। भाग 12 आर्टिकल 265 भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य व समागम आबाद होगा। भाग 13 आर्टिकल 300A। अगला पॉइंट लोकसभा राज्यसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। भाग 15 आर्टिकल 326। नोट कर लीजिए मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे केंद्र की तरफ, अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, परंतु उपरोक्त अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति संवैधानिक उपचारों को अधिकार का दावा नहीं कर सकता या सामान्य मुकदमों के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। कुछ प्रमुख अधिकार जो मौलिक अधिकारों से संबद्ध हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सूचना के अधिकार का व्यापक महत्व है। अगला पॉइंट जर्मनी के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ नागरिकों को सूचना का अधिकार भी प्रदान किया गया है। स्वीडन के संविधान में सूचना के अधिकार को स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। डेनमार्क तथा नॉर्वे इत्यादि देशों में भी ऐसी व्यवस्था की गई है। अमेरिका में 1964 में एक अधिनियम में 1964 के अधिनियम द्वारा पारित कर सूचना के अधिकार को मान्यता दे दी गई थी। अमेरिका में 1964 को सूचना के अधिकार को मान्यता दे दी गई थी। कनाडा में लागू अधिनियम में की गई व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे मामलों में अपील की सुनवाई हेतु सूचना लोकपाल नामक पद का सृजन किया गया। क्या है सूचना का अधिकार? सूचना के अधिकार का आशय जानने का अधिकार है। अगर हम देखें तो सूचना के अधिकार की सर्वप्रथम परिभाषा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1984 में दी गई। भारत में जून 2005 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने बहुप्रतीक्षित सूचना के अधिकार विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी और यह 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। इस कानून में मानव अधिकारों के हनन के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार की गुप्तचर एजेंसियों और सुरक्षा संगठनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इसमें विशेष परिस्थितियों में उन्मुक्ति भी प्रदान की गई है। अगला पॉइंट राज्य आयोग कानून के दायरे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों को भी इसमें शामिल किया गया है। केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग होता है जिसको मुख्य सूचना आयोग कहते हैं। 4 अन्य आयुक्त होते हैं। राज्यों में राज्य सूचना आयोग होता है और इसका प्रमुख राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है। देश के पहले सूचना आयुक्त का नाम क्या था ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देश के प्रथम सूचना आयुक्त का नाम। राज्य सूचना आयोग में प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री होगा। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु सीमा तक होगा। किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत सूचना लेने के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी अथवा राज्य जन सूचना अधिकारी के यहाँ आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित सूचना के लिए 10 रुपये भी जमा करने पड़ेंगे। सूचना अधिकारी 30 दिन के अंदर सूचना प्रोवाइड करेगा, अन्यथा धारा 8-9 के आधार पर आवेदन अस्वीकार करेगा। यदि सूचना किसी व्यक्ति से संबंधित होगी तो आवेदन मिलने के 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। आर्टिकल 19(1)
इसमें लिखिए, सुप्रीम कोर्ट का व्यापक दृष्टिकोण के मद्देनजर स्वतंत्रता एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ही इस अधिकार को समाहित किया गया है। सूचना का अधिकार 2005 15 जून 2005 को राष्ट्रपति होने का विधेयक मंजूरी दी थी। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में अधिकार लागू किया गया था, परंतु अब क्या जम्मू कश्मीर भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। केंद्रीय सूचना आयुक्त का चुनाव कौन करता है, इसको चुनता कौन है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या न्यायपालिका भी सूचना के अधिकार के दायरे में आती है? जितने बच्चे यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी मुझे इसके बारे में बताएंगे। लिख लीजिए प्रश्न, क्या न्यायपालिका भी सूचना के अधिकार के दायरे में आती है? इसका जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। तो मित्रों, कुछ टॉपिक इसमें और भी बचे हैं, जैसे भारत में बाल श्रम बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। तो मित्रों, मैं इस फंडामेंटल राइट्स में इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ पूछा जाता है और इससे ज़्यादा पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। तो आर्टिकल 32, 33, 34, 35 मैंने यहीं समाप्त कर दिया है और सूचना का अधिकार के साथ मैंने इसको लिंक भी कर दिया है। और जो प्रश्न मैंने आपसे सूचना का अधिकार से पूछे गए, आशा करता हूँ कि उसका उत्तर आप लोग मुझे ज़रूर देंगे। तो मित्रों, चलते चलते आप लोगों से दो बात और, कि किन्हीं भी परिस्थितियों में डगमगाने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियों से ही व्यक्ति सीखता है, परिस्थितियों से ही आदमी आगे बढ़ता है और परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति हर व्यक्ति के अंदर में होती है, बस वो डिमोरलाइज ना हो। इसलिए किसी भी परिस्थितियों में आप अपने लक्ष्य को मत भूलिएगा, क्योंकि लक्ष्य ही आपको आगे सर्वोन्मुखी, आपके विकास के लिए सर्वोन्मुखी से साबित होने वाला है। तो कितना भी डगमगाने का प्रयास कोई करे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है और जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहना है, नोट डाउन करते रहना है और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए एक दिन सफल हो जाना है। इसी शुभकामना के साथ आज का ये अंक मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।